हाँ जी, नए यूनिट पढ़ेंगे आज, है ना। लोगों नंबर लिया हमने, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4। धातु कार्बोनिल, मेटल कार्बोनेट्स। धातु कार्बोनेट परिभाषा, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होते हैं धातु कार्बोनिल? जब भी किसी मेटल के साथ में कोई कार्बोनिल लिगेंड जुड़ता है, कार्बोनिल लिगेंड का मतलब होता है CO। जब भी किसी मेटल के साथ में कोई भी कार्बोनिल लिगेंड किसी भी संख्या में जुड़ता है तो बनने वाला जो यौगिक होता है उस यौगिक को कहा जाता है धातु कार्बोनिल। मेटल के साथ में CO को जोड़ दो किसी भी नंबर में तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड होगा उस कंपाउंड को मेटल कार्बोनिल कहा जाता है। एग्जांपल हमारे बहुत सारे हैं, जैसे कि हमने निकल के साथ में 4 CO को जोड़ दिया, उसके बाद में मैंने Fe के साथ में 5 CO को जोड़ दिया, उसके बाद में मैंने क्रोमियम के साथ में 6 CO को जोड़ दिया। ये सब के सब धातु कार्बोनेट के एग्जांपल हैं। लिखो, जब किसी धातु के साथ कार्बोनिल लिगेंड, जब किसी धातु के साथ कार्बोनिल लिगेंड बंध बनाता है तो बनने वाले यौगिक, बंध बनाता है तो बनने वाले यौगिक, बनने वाले यौगिक धातु कार्बोनिल कहलाते हैं। बनने वाले यौगिक धातु कार्बोनिल कहलाते हैं। धातु कार्बोनिल कहलाते हैं। अब देखो इस यूनिट में है ना, एक भी ऑनलाइन वाला बच्चा नहीं है आप। इस यूनिट में हमारे पहले इनके नोमेनक्लेचर है, फिर इनका वर्गीकरण है। तो देखो इनका जो नोमेनक्लेचर और वर्गीकरण है ना, मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा। ऑर्गेनिक में ये यूनिट हमारे दोबारा आएगी कार्बन के कार्बोधातुकों की। कार्बोधातुकों की थोड़े बहुत तो जानते होंगे आप, मतलब ये यौगिक जिनमें धातु सीधे कार्बन के साथ में जुड़ी होती है, वे यौगिक जिनमें मेटल सीधे कार्बन के साथ में जुड़ा होता है। क्या ठीक है ना? तो ऐसे यौगिकों को कहा जाता है धातु, मतलब ऐसे यौगिकों को कहा जाता है कार्बोधातुक यौगिक। और ये भी एक स्पेशल प्रकार के कार्बोधातुक यौगिक है क्योंकि इनमें भी मेटल से बॉन्ड तो है ही सही, भाई कार्बोनिल जुड़ा होगा और किसके थ्रू जुड़ा होगा, इस कार्बन के थ्रू तो जुड़ा होगा। तो इनमें भी मेटल कार्बन बॉन्ड पाया जाता है, मतलब ये भी एक प्रकार के कार्बोधातुक यौगिक होते हैं, लेकिन इनका स्पेशल नाम क्या होता है? धातु कार्बोनिल होता है। तो ऑर्गेनिक में मैं आप लोगों को कार्बोधातुक यौगिक पढ़ाऊंगा, वहां पर मैं इनका नामकरण भी पढ़ाऊंगा और वहां पर मैं इनकी आपको वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन भी पढ़ाऊंगा। वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ज्यादा आता है। यहाँ पर बाय चांस कभी कभी आ जाता है तो आप वहां से कर ही लोगे, तो इनको हम वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। ये बताना जरूरी था ताकि ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान रखें कि वर्गीकरण और नामकरण इस यूनिट में भी याद करके जाना है हम लोग, ठीक है ना? चलो भाई, एग्जाम्पल कहां तक लिखा था? परिभाषा लिख लिया हमने, एग्जाम्पल लिख लो। कॉमन फॉर्मूला तो कुछ ऐसा होगा, कॉमन फॉर्मूला तो कुछ ऐसा होगा और अनदर एग्जांपल ऐसे n का मान आप अलग अलग जो भी रख दो, लेकिन ऐसे ही मर्जी पड़े जो नहीं रखना है, तरीके से रखना है।
Fe के साथ 5 ही जोड़ा, 6 भी जोड़ सकता था, 10 भी जोड़ सकता था, एक डेफिनेट नंबर में जुड़ते हैं, क्योंकि तभी एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनना बहुत जरूरी होता है। डन। अब अगला टॉपिक, इसी के अंदर छोटा सा हैप्टिसिटी। हैप्टिसिटी, हैप्टिसिटी इंग्लिश का नाम है, हिंदी में भी हैप्टिसिटी ही बोलते हैं इसको। हैप्टिसिटी, हैप्टिसिटी का मतलब होता है कि किसी भी संकुल में एक लिगेंड के जितने परमाणु, ध्यान से समझना, किसी संकुल में धातु से एक लिगेंड के जितने परमाणु सीधे जुड़े होते हैं, उन कार्बन परमाणुओं की या उन कुल परमाणुओं की संख्या को हैप्टिसिटी कहा जाता है। एग्जांपल समझो, जैसे कि ये NiCO4 है, इसमें मेटल है और ये CO लिगेंड है। बताओ, ये जो CO लिगेंड है, इसके कितने परमाणु जुड़े होंगे? या तो कार्बन जुड़ा होगा, मतलब कार्बन ही जुड़ा होगा इसके अंदर, तो ऐसा तो नहीं है ना कि कार्बन भी जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है। कार्बन ही जुड़ा हुआ है, तो इसकी जो हैप्टिसिटी होती है ना, वो 1 होती है। हैप्टिसिटी को नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। नीटा की पावर लगा दो आप, अगर 1 है तो नीटा की पावर आप क्या लगा दो? 1 लगा दो। ऐसे ही मैंने मेटल लिया, इस मेटल से मैंने CH3 को जोड़ दिया, कितने परमाणु है टोटल? 4। लेकिन चारों जुड़े थोड़ी होंगे, ये किससे जुड़ेगा? केवल कार्बन से जुड़ेगा। तो इसकी भी जो हैप्टिसिटी है वो कितनी निकल कर आएगी? 1 निकल कर आएगी। अच्छी बात है। अगला लेते हैं एग्जांपल। ये मैंने कोई मेटल लिया, इस मेटल से मैंने किसको जोड़ दिया? एथीन को जोड़ दिया। अब इसके अंदर ना तो ये वाला कार्बन जुड़ेगा ना ये वाला कार्बन जुड़ेगा, बॉन्ड कहां बनेगा? इसे डबल बॉन्ड पर बनेगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कुछ ऐसा होता है, इससे पार्शियली ये वाला कार्बन भी जुड़ा हुआ है और इससे पार्शियली ये वाला कार्बन भी जुड़ा हुआ है। तो जुड़ने वाले परमाणु कितने हो गए? हैप्टिसिटी कितनी हो गई? 2। तो इसकी हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने मेटल के साथ में C5H5 लिगेंड जोड़ दिया। C5H5 लिगेंड की स्ट्रक्चर जानते हो? ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, ऐसा करके इसमें नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज रहता है, अनुनाद करता रहता है। अब ये मेटल है ना, कुछ इस प्रकार से जुड़ता है इससे। इसका मतलब है, ये मैंने गोले से इसको जोड़ा, इसका मतलब है ये पांचों कार्बन परमाणु से पार्शियली जुड़ा होगा, आंशिक रूप से जुड़ा होगा। 5 से जुड़ा, इस वजह से C5H5 की जो हैप्टिसिटी है और कितनी निकल कर आएगी? नीटा 5 निकल कर आएगी। आए बात समझ में? मतलब मेटल के साथ 1 भी जुड़ सकता है, 2 भी जुड़ सकता है, 3 भी जुड़ सकते हैं, 4 भी जुड़ सकते हैं, कितने भी जुड़ सकते हैं। डेफिनेशन क्या है? एक लिगेंड के मेटल के साथ में कितने परमाणु जुड़ रहे हैं, उन्हीं परमाणुओं की संख्या को हैप्टिसिटी कहा जाता है। और दूसरी चीज, ये मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये लिगेंड की प्रॉपर्टी होती है। C5H5 की अगर 5 होती है तो 5 ही होती है, उसकी 3 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। कैसे? इस डीलोकलाइजेशन को रिमूव कर दो आप। कैसे रिमूव करना है? ऐसे रिमूव करना है इसको। ये मैंने लिया ऐसा करके, आप कितना ज्यादा नहीं आता है, जैसे मैंने एक बॉन्ड को तो फुल बना लिया, और जो माइनस का जो डीलोकलाइजेशन है ना, वो 3 ही एटम तक रखा मैंने। अब मैं इससे अगर ऐसे मेटल जोड़ता हूं, कितने परमाणु हैं? केवल 3 है। हैप्टिसिटी कितनी निकल कर आएगी? 3 निकल कर आएगी। एक और बॉन्ड को स्टेबल कर दो आप। कैसे स्टेबल करते हैं? ये लो, मैंने एक और बॉन्ड को फिक्स कर दिया, अब तो माइनस ही बचा, तो इससे ही सीधा मेटल जुड़ा हुआ होगा। अब इसकी हैप्टिसिटी कितनी निकल कर आएगी? केवल 1 निकल कर आएगी। तो 5 में भी अटैच हो सकता है, 3 में भी जुड़ सकता है, 1 में भी जुड़ सकता है। और ध्यान रखिएगा एक और चीज, जितनी हैप्टिसिटी होती है वह लिगेंड उतने ही इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकता है। जितनी जिस लिगेंड की हैप्टिसिटी होगी वह मैक्सिमम उतने ही इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, दान करेगा। आपने सुना होगा लिगेंड कितने देता है?
2। एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है नॉर्मल केसेस में? 2। लेकिन यहाँ पर कितने दे रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और यहाँ पर कितने दे रहा है? 3। और इधर कितने? 1। ठीक है ना? चलो लिख रहा हूं इसको। किसी संकुल में लिगेंड के जितने परमाणु, किसी संकुल में लिगेंड के जितने परमाणु धातु से बंध बनाते हैं उनकी संख्या हेप्टिसिटी कहलाती है। उनकी संख्या हेप्टिसिटी कहलाती है। इसे नीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे नीटा से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल कर लो, बहुत सारे लिखे हैं, कोई भी कर लो। MCO में कर लो नीटा 1, MCS3 नीटा 1, ऐसे करके जोड़ लो। इसमें इसको साइड में बना लेना ताकि आपको समझ में आएगा कि पार्शियली जुड़ा हुआ है वो, पार्शियली, पूरा कंप्लीट किसी से भी नहीं होता। चाहो तो वो भी कर लो, जितने चाहो उतने एग्जाम्पल आप कर सकते हो। ये चालू तो कर दिया ना? ठीक। हाँ CH2 एथीन है वो, एथीन से ऐसे ही जुड़ता है डबल बॉन्ड के थ्रू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? उस वाले कार्बन पर भी नहीं होते और उस वाले कार्बन पर भी नहीं होते। इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड पर होते हैं, इससे दोनों दान करते हैं और दोनों का डबल बॉन्ड पर पूरा हक होता है। जितना पहले वाले का हक है उतना ही दूसरे वाले का हक है, इसलिए डबल बॉन्ड डोनेट होगा तो दोनों की परमिशन से। अगर एक भी परमिशन ना देगा तो डबल बॉन्ड डोनेट ना हो पाएगा। एक ही कंपनी के 2 बॉस हो तो वही प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें दोनों के सिग्नेचर हो। एक के सिग्नेचर होंगे तो प्रोजेक्ट पास नहीं हो सकता। सामने आए कहानी? ये हो गई छोटी छोटी डेफिनेशन, बाई चांस कभी कभी पूछी जाती है। नेक्स्ट, अब लिखो धातु कार्बोनिल के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। धातु कार्बोनिल के प्रकार, 2 प्रकार के धातु कार्बोनिल होते हैं। एकल नाभिकीय धातु कार्बोनिल, धातु कार्बोनिल। अब इसके नाम से ही पता लग रहा है कि जिनमें कितने नाभिक हो? एक नाभिक हो। नाभिक किसके अंदर होता है? धातु के अंदर। अरे एक धातु में कितने नाभिक होते हैं? एक नाभिक होता है। तो ऐसे सारे धातु कार्बोनिल जिनमें केवल कितनी मेटल उपस्थित हो? एक मेटल उपस्थित हो। केवल कितनी मेटल? एक मेटल। जिनमें भी एक धातु होगी उनमें एक ही कार्बन होगा, एक ही कार्बन होगा, तो बनने वाले सभी क्या कहलाएंगे? एकल नाभिकीय धातु कार्बोनिल कहलाएंगे। एग्जाम्पल अभी मैंने बहुत सारे लिखे थे, जिनमें भी एक धातु आती है वो सब इसके एग्जाम्पल है। ये देखो Na के साथ में CO को जोड़ दिया, एक ही धातु है, एकल नाभिकीय धातु कार्बोनिल। Fe वाला एग्जाम्पल भी यहाँ पर टिका सकते हो आप क्रोमियम वाला एग्जाम्पल भी इधर टिका सकते हो। ये सब के सब क्या है? एकल नाभिकीय धातु कार्बोनिल है, जिनमें भी एक धातु एकल नाभिकीय धातु कार्बोनिल यौगिक का
निर्माण करेगा। ठीक है ना, लिख लो, सीधे लिखने में क्या डिफरेंस है देखो। इन तीनों को हमें डिटेल में पढ़ना है, यही है हमारे सिलेबस में। इनको पढ़ते ही यूनिट खत्म नहीं होगी। ठीक है ना, चाहो तो एक आध की आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, जब आएगी तो डिटेल में बनाएंगे सही हम। एक आध की बना लो, बाकी तो सबकी बनानी है हमें। बहुनाविकीय धातु का अर्थ होगी। बताओ बहुनाविकीय की परिभाषा क्या होनी चाहिए? जिनमें एक से अधिक नाभिक को कैसे पहचान लेंगे हम? एक से अधिक क्या होनी चाहिए? धातु। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल में क्या हो गया भाई? नंबर वन एग्जाम्पल किसका लिखे हम? एपी का लिखते हैं। जैसे कि हमने एपी के साथ में 2 एपी ले ली और सीओ को हमने कितना कर लिया? 9 कर लिया। Fe2CO होल 9, इसका एग्जाम्पल है। अगर हम संरचना की बात करें तो संरचना के लो 2 एपी हो गई इसके अंदर, ठीक। ये जो 3 CO है ये कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं और रिमेनिंग जो 3 होंगे, रिमेनिंग जो 6 होंगे इनसे 3-3 करके कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं। इस प्रकार से जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? Fe2CO9 हो जाएगा भाई। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, मैंगनीज के साथ बना लेते हैं। ये हो जाएगा Mn2CO10। उसमें क्या हो जाएगा? ये मैंगनीज, इसके अंदर एक मेटल बॉन्ड होता है भाई। 5 इसके साथ में जोड़ दो आप, 5 इसके साथ में जोड़ दो और 5 ही आप इसके साथ भी जोड़ दो, ऐसा करके ये हो जाएगा Mn2CO10। नेक्स्ट अगला एग्जांपल क्या कर लेंगे हम? बहुत सारे हैं, किसका करें? कोबाल्ट का करें, कोबाल्ट का। ये CO2 CO8, ध्यान रखिएगा। दिस इज कोबाल्ट स्मॉल ऑक्सीजन और दिस इज कार्बोनिल कैपिटल ऑक्सीजन। बराबर मत कर देना रे दोनों। कोबाल्ट इसमें भी एक मेटल बॉन्ड होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेटल बॉन्ड को कैसे पहचानेंगे हम? कहाँ लगाना है, किधर नहीं लगाना है? उसका भी अपने पास एक तरीका है भाई, अभी बताता हूं मैं आप लोगों को तरीका। देखो भाई, जितने भी मेटल कार्बोनेट होते हैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, कुछ को छोड़कर एक्सेप्शन जो है वो सबके सब EAN रूल की पालना करते हैं। EAN रूल क्या होता है पढ़ेंगे भी थोड़ी देर बाद, फिलहाल तो बता दो क्या होता है। इनके पूरे जिनमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर हो जाए? अक्रिय गैस के बराबर हो जाए। अब देखो इसमें Fe है, Fe से आगे कौन सी अक्रिय गैस आएगी? क्रिप्टोन। या तो अक्रिय गैस के बराबर हो जाए या उनके भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए। एक के लिए 18 इलेक्ट्रॉन है तो 2 Fe है, 2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 36 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक मेटल के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति होनी चाहिए? 18 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति। 2 है तो 36 की, 3 है तो 54 की, 4 है तो 72, 5 है तो 90 और 6 तो 108। इतने इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। अब इन इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति कैसे करनी? जोड़ो। Fe में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाइतम कोष में? 8। 2 में कितने हुए? 16। एक CO कितने देता है? 2। 9 ने कितने दिए? 18। जोड़ो 16 और 18 कितने हो गए? 34। मतलब अभी घट गया ना, अभी कितने चाहिए थे?
2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए थे। एक बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? 2। मतलब इसके अंदर एक क्या बनाना है आपको? Fe बॉन्ड बनाना है। इसके अंदर देखो मैंगनीज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम फोर्स में? कैलकुलेट करो फटाफट जल्दी। 7। 2 में कितने हो गए? 14। कितने देंगे? 20। कितने हो गए? 34। कितने बचे? 2। एक कितने देगा? 2। कितने बॉन्ड बनाना है? 2। अगर 4 बचते तो कितने बॉन्ड बनाते हैं यहाँ पर? 2। 6 बचते तो कितने बॉन्ड बना दो? 3 बॉन्ड बना दो। जोड़ो फटाफट से, फटाफट जोड़ो, बताओ सही लिखा है कि मैंने एक सही बनाया क्या? देखिए एक मैंने सही बनाया क्या? जल्दी जोड़ो। जोड़ना भी नहीं आ रहा, जल्दी करो इतना। अरे कोबाल्ट में कितने होते पहले ये बताओ। कोबाल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम फोर्स में? हाय रे, वारे फाइनल ईयर, वारे फाइनल ईयर। ये है आपका फाइनल ईयर। आपको कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता, उसके बाद एटम फोर्स में इलेक्ट्रॉन नहीं पता। कोबाल्ट 27 नंबर पर आता है। कितने बचेंगे? 9 इलेक्ट्रॉन। निकालना तो आता है ना, या वो भी सिखाऊं? हाँ अभी सीखेंगे ये रोल में, नहीं आता है तो सीख लेना। 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 9 कितने हो गए? 18। कितने देंगे? 16 ही देंगे ना, आते तो 18 और 16 कितने हो गए? 36। कितने घटे? 2। कितने बॉन्ड बनाओ? 1 बॉन्ड। सही है क्या है? सही है, कर लो कर लो। एक तो मैं ना सीधा ही लिखा देता कि एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड। एक मैंने आपको ना तरीका बताया कि ऐसे आप मेटल मेटल बॉन्ड को भी निकाल सकते हो। हाँ जी, इसमें तो सब में ही CO2 है ना, तो किस तरह आपने कोबाल्ट के लिया? कोबाल्ट का क्यों निकाला? अरे कोबाल्ट ही है, 2 कोबाल्ट है 2, तो इसको मैं CO2 तो लिखूंगा। जो CO2 बताया ना वो तो ऐसा होता है। समझ आया ना? नहीं क्या बोलना चाहते हो? डर से बोलो, शायद मैं समझ ही नहीं रहा हूँ आप क्या बोलना चाहते हो। कोबाल्ट ही तो है वो, जैसे मैंने क्लियर भी किया था तब कि कोबाल्ट में स्मॉल ओ आता है, CO2 में कैपिटल ओ आता है। अगर इनका नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे? आप दोनों बता सकती हो क्या? बढ़िया बात है, पढ़ के है। देखो कैसे नामकरण करते हैं, देखो कैसे नामकरण करते हैं। सबसे पहले तो मेटल का नाम लिखो गया, उसके बाद में लिगेंड का नाम लिखो गया। क्या नाम हो गया? निकल, कार्बोनिल को कार्बोनिल हो गए, चार को क्या बोलोगे? टेट्रा। क्या नाम हो गया? निकल टेट्रा कार्बोनेट। अगले वाले का बोलो फटाफट। एफ को क्या बोलते हैं? आयरन। कितने हैं? नाम क्या हो गया? आयरन पेंटा कार्बोनेट। नेक्स्ट का बोलो, इसका बोलो। 2 में तो डाई आयरन नोना कार्बोनेट। नेक्स्ट देगा डाई कोबाल्ट। लिख लोगे ना? लिख लो, चलो इन तीनों के लिख लो जल्दी। आ गया ना सबको नामकरण? पहले मेटल का नाम, फिर कार्बोनिल का नाम। मिटा तो ना रहा हूं, देखो मैंने एक भी नहीं मिटाया।
ये तो था डाई आयरन नोना कार्बोनिल, ये था डाई मैंगनीज ऑक्टा कार्बोनिल, होता डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल। देखा इसका मैं टेस्ट कर रहा था याद नहीं। अब लिखना संरचना, जाने कितनी बार तो पढ़ दी इनकी संरचना। बताओ कैसी संरचना होती है इंदालो कार्बन? पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? पहले तो बताओ पढ़ी थी, जाने कितनी बार पढ़ी है? अभी तो 2 मिनट में कम से कम 3-4 बार तो पढ़ ली होगी हमने। कर लिया क्या जनाब तुमने? कर लिया हो तो आगे बढ़े, नहीं कर लिया हो तो रुके रहे। कर लिया। चलो एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को करने के लिए। इसमें निकाल कर लाना है मेटल मेटल बॉन्ड कितने होंगे। चल बताए दो क्या निकाल कर लाना। कितने हुए? क्या 7 बॉन्ड? 60। मैंने बॉन्ड पूछे, मैंने इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना पूछे आपसे। मैंने तो बॉन्ड पूछे, मुझे तो बॉन्ड बताओ भाई। कितने बॉन्ड है? अरे आपको तो कुछ नहीं आता। 4 है तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? एक के लिए 18 पारा तो बोला था होगा, टेबल आती है ना 18 की। कितने 4 है तो कितने 18 होने चाहिए? 72। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 72 इलेक्ट्रॉन। कितने घटे? कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? इलेक्ट्रॉन तो थोड़े होंगे। अपने को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 72 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने हैं इसके पास? 60। कितने घटे? 12। कितने बॉन्ड होंगे? 1 से 2 मिलते हैं तो 12 के लिए कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? 6 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। मतलब इसमें कितने बॉन्ड होंगे? 4 कोबाल्ट के बीच में टोटल 6 बॉन्ड होंगे इसके अंदर। संरचना जानना चाहते हो क्या? ये लो, आता तो कुछ नहीं है। ऐसी संरचना होगी इसकी 1 2 3 4 5 6 हो गया ना 6 वो। 3 इसके साथ में, 3 इसके साथ में, 3 इसके साथ में, 2 इसके साथ में जोड़ दो, 2 इसके साथ में जोड़ दो, 2 इसके साथ में जोड़ दो। ठीक। इन दोनों के बीच में एक कॉमन, इन दोनों के बीच में एक कॉमन और इन दोनों के बीच में एक कॉमन। समझ में आएगी? बढ़िया बात है। नहीं आएगी पूछेगा भी किसको आप लोगों से? कुछ नहीं करना। ये तो 1 से तो आपको 3 जोड़ने हैं, इससे भी 2 जोड़ दो, इससे भी 2 जोड़ दो, इससे भी 2 जोड़ दो। ठीक है ना? फिर जो 3 बचेंगे ना, फिर इन दोनों के बीच में ब्रिज बॉन्ड, फिर इन दोनों के बीच में ब्रिज बॉन्ड, फिर इन दोनों के बीच। एक तो मैं हवा में ऐसा करके बनाता हूं, समझ में आई ना? हवा में तो बना नहीं सकता था, इधर ही बनाऊंगा मैं। कहां बनाऊंगा? ठीक है ना? ऐसे करना होगी। पूछेगा नहीं आपसे, इतनी कॉम्प्लेक्स करना पूछेगा बच्चों से। बच्चों से हमारी ये तो पूछता है। तो मैं टेस्ट करना चाह रहा था, आता नहीं आता, बॉन्ड निकालना। कहाँ आया? नहीं आया। इलेक्ट्रॉन तो जुड़ गया आप लोगों से, लेकिन माइनस करके बॉन्ड निकलने में नहीं आया। 4 के लिए 72 होने चाहिए, 12 बचे तो सीधी बात थी 6 बॉन्ड बताने थे, लेकिन आप लोग सोच रहे 6 रहेंगे। ऐसे सोच रहे मेरे ख्याल से, ऐसा भी नहीं सोचा, निकले नहीं होंगे आपको।
चलो भाई इधर फरमाओ गोरख, धातु कार्बोनेट की संरचना। हाँ निडाल में और थोड़े 15 मिनट क्लास खत्म हो। लिखो लिखो जल्दी लिखो, धातु कार्बोनेट की संरचना। देखो जाने कितनी बार पढ़ ली। इनमें मेटल के पास एक वैलेंट ऑर्बिटल होता है, कार्बोनिल के पास एक भरा हुआ कक्षक होता है। दोनों अतिव्यापन करते हैं और किसका निर्माण कर लेते हैं, सिग्मा का। धातु के पास क्या होते हैं, भरे हुए कक्षक होते हैं। यह अपने भरे हुए कक्षकों से कार्बोनिल के खाली विपरीत बंदी कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके पाई बंध का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार की संरचना होती है। मतलब सिग्मा तो कहां से कहां बना, इधर से इधर की तरफ, और पाई कहां से कहां बना, इधर से इधर की तरफ। ये जो पाई बनता है ना, ये सिग्मा के बाद बनता है, इस वजह से इसको पश्चिम बंध भी कहते हैं, इसे बैक बॉन्ड भी बोलते हैं। ऐसी संरचना तो ले जाना कितनी बार कर ली, लिख लो जल्दी से। अकेला बंद भी ये पता ना। हाँ अकेला बंद भी लिखो। धातु कार्बोनिल में, धातु कार्बोनिल में धातु का रिक्त कक्षक, धातु कार्बोनिल में धातु का रिक्त कक्षक, धातु का रिक्त कक्षक कार्बोनिल के भरे हुए कक्षक के साथ अतिव्यापन करके, कार्बोनिल के भरे हुए कक्षक के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण कर लेता है, सिग्मा बंध का निर्माण कर लेता है। तथा धातु के भरे हुए कक्षक, धातु के भरे हुए कक्षक कार्बोनिल के विपरीत बंदी खाली कक्षकों के साथ, विपरीत बंदी खाली कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके पाई बंध का निर्माण कर लेते हैं। विपरीत बंदी खाली कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके पाई बंध का निर्माण कर लेते हैं। यह पाई बंध पश्च बंध कहलाता है, यह पाई बंध पश्च बंध कहलाता है। इनकी संरचना निम्न प्रकार है। संरचना बना लो। बना लीजिए इसकी स्ट्रक्चर। ये हो गई स्ट्रक्चर।
प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, EAN। यह आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा, उपसर संयोजन यौगिक के अंदर पढ़ा होगा। क्या होता है EAN नियम? EAN नियम के अनुसार किसी भी संकुल में कुल इलेक्ट्रॉन अप्रिय गैस विन्यास के इलेक्ट्रॉन के बराबर होने चाहिए। किसी भी संकुल में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? अप्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होने चाहिए। मतलब या तो ऑर्गन कितने पर आती है? 18 हो, उसके बाद क्रिप्टोन 36 हो, उसके बाद जेनोम 54, उसके बाद रेडोन 86, आर्गन 18, क्रिप्टोन 36, जेनोन 54 एंड रेडोन 86। इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जिन जिन संकुलों में इनके बराबर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो EAN नियम की पालना करते हैं, और जो EAN नियम की पालना करते हैं वो स्थायी संकुल होते हैं, और जो EAN नियम की पालना नहीं करते वो अस्थायी संकुल होते हैं। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? ये लो भाई, अभी अभी मैंने तरीका बताया ही था आपको। ये सपोज करो मैंने कोई एग्जांपल लिया, जोड़ दो इलेक्ट्रॉन, बताओ निकल कितने नंबर पर आती है? 28 नंबर पर। परमाणु क्रमांक 28 है, तो 28 उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितने प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक क्या बताएगा? प्रोटॉन की संख्या को, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे इसके अंदर? 28 ही हो जाएंगे। तो 28 में यहां से मिले, एक CO कितने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है? 2 को। एक इलेक्ट्रॉन 2 तो देता है जनरली, तो 4 कितने दे देंगे? 8। टोटल कर दो कितने हो गए? 36। बोलो 36 क्रिप्टॉन के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो यह संकुल किसकी पालना करेगा? EAN नियम की पालना करेगा, और EAN नियम की पालना करेगा तो यह स्थायी संकुल होता है। अगला एग्जांपल भी देख लो। ये सपोज करो मेरे पास क्या था? Fe5 था। बताओ Fe कितने इलेक्ट्रॉनों को देगा? 26 को देगा। एक से कितने मिले? 2, तो 5 कितने देंगे? 10। टोटल कितने हो गए? 36। अरे क्रिप्टॉन के बराबर हो गए क्या? बिल्कुल। तो यह भी EAN नियम की पालना करता है, और यह स्थायी प्रकृति का होता है। क्या यह EAN नियम की पालना करता है क्या? कितने हुए? 35। तो ये क्या पालना करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये स्थायी हो सकता है क्या? नहीं होता। इसे प्रकृति में मिलता ही नहीं। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में, इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में धातु उतने बंधों का निर्माण करती है, धातु उतने बंधों का निर्माण करती है उतने बंधों का निर्माण करती है जिससे उसके वातावरण में कुल इलेक्ट्रॉन आने वाली अप्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनों के बराबर
आने वाली अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनों के बराबर हो जाए, इसे ईएएन नियम कहते हैं। इसे ईएएन नियम कहते हैं। जो यौगिक ईएएन नियम की पालना करते हैं, जो यौगिक ईएएन नियम की पालना करते हैं, वो स्थायी प्रकृति के होते हैं। वो स्थायी प्रकृति के होते हैं तथा जो ईएएन नियम की पालना नहीं करते वो अस्थायी प्रकृति के होते हैं। वो अस्थायी प्रकृति के होते हैं। एग्जाम्पल कर लो। Ar argon, Ar krypton, Hc xenon, Rn radon। एडिंग इलेक्ट्रॉन रूल। ऐसे और भी एग्जाम्पल कर सकते हो चाहो तो आप। एडिंग इलेक्ट्रॉन रूल। दोनों एक ही चीज बोलते हैं लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। ईएएन नियम तो कुल इलेक्ट्रॉनों पर बात करता है लेकिन एडिंग इलेक्ट्रॉन रूल केवल बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर बात करता है। यहाँ पर आपको कुल इलेक्ट्रॉन देखने हैं, कुल का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन देख लो, और जबकि एडिंग इलेक्ट्रॉन रूल में केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को शामिल करना है। अगर बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन है तो वह इस नियम की पालना करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और जो 18 इलेक्ट्रॉन नियम की पालना करते हैं वो स्थायी होंगे और जो उसकी पालना नहीं करेंगे वो अस्थायी हो जाएंगे। एग्जांपल ले लो भाई, ये लो। सबसे पहले मैंने NiCO होल कोर का एग्जांपल ले लिया। बताओ बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है निकल के? अब ये भी जोड़ के ना मैंने बाह्यतम कोश में बाह्यतम कोश किसको मानोगे? 18 इलेक्ट्रॉन के अनुसार जो बाह्यतम कोश होता है, एक तो 3D होता है, इसके बाद आने वाला 4s होता है, इसके बाद आने वाला 4p होता है, इसके बाद आने वाला 4d होता है। मतलब n-1d या ns मतलब np और nd, ये चारों जो होते हैं ना, ये इसके अकॉर्डिंग किसमें आते हैं? बाह्यतम कोश में आते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में आते हैं। बताओ, अब तो बता दो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन? अरे निकल के 3D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे? 8। और 4s में कितने? 2। टोटल कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। और एक CO कितने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है? 2 को। तो 4 कितने डोनेट करेंगे? 8। टोटल कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो लोग पालन कर रहा है क्या? पालन कर रहा है।
दूसरा एग्जांपल एपी, बताओ एपी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जल्दी बोलो भाई। 8 होंगे। और 1 2 देता है तो 5 कितने देंगे? 10। टोटल कितने हो गए? 18। पालन करता है क्या? करता है। कंक्लूजन क्या निकला? जो इसको फॉलो करेगा वो इसको भी करेगा, जो इसको फॉलो नहीं करेगा वो उसको भी नहीं करेगा। थोड़ी देर पहले हमने देखा था सीओ होल को और इसको फॉलो नहीं कर रहा था, उसको कर रहा है क्या? चेक कर लेते हैं। जल्दी करो, टोटल जल्दी करो। सीओ में कितने हैं? अरे सीओ में कितने? 9। और 4 में कितने? 8। कितने? 17। कर रहा था क्या? नहीं। इधर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी? 1 की ही कमी थी। उधर भी कितनी की कमी थी? 1 की ही कमी। ठीक है, लिख डालो तो जरा फटाफट। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार धातु किसी यौगिक में उतने बंधों का निर्माण करता है, धातु किसी यौगिक में उतने बंधों का निर्माण करता है उतने बंधों का निर्माण करता है जिससे उसके बाह्यतम कोश में, जिससे उसके बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश के ब्रैकेट में लिख लो N-1D NS NP ND। हो गया डन? जिससे उसके बाह्यतम कोश में कुल इलेक्ट्रॉन 18 हो जाए। जिससे उसके बाह्यतम कोश में कुल इलेक्ट्रॉन 18 हो जाए। इसे EAN नियम कहते हैं। सॉरी, इसे 18 इलेक्ट्रॉन नियम कहते हैं। इसे 18 इलेक्ट्रॉन नियम कहते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन नियम कहते हैं। लिख लो एग्जाम्पल। डन? टाटा लिए कुछ कीजिए। वे यौगिक जो EAN नियम की पालना करते हैं, वे यौगिक जो EAN नियम की पालना करते हैं वे सदैव 18 इलेक्ट्रॉन नियम की पालना भी करते हैं। वे सदैव 18 इलेक्ट्रॉन नियम की पालना भी करते हैं। उल्टा भी सही है, जो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा वो EAN को भी फॉलो करेगा। ठीक, एक और नोट डाल इसके लिए। अब देखो, जितनी भी अप्रिय गैसें हैं उनमें सम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है? सम है कि विषम है? सम है।
और एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन लेता है? 2। तो उस 2 को कितने से भी मल्टीप्लाई कर लो, वो ऑलवेज कौन से नंबर बनाएगा? इवन ही बनाएगा, सम ही बनाएगा। तो अगर हमें सम लाना है तो सम के अंदर किसको जोड़ना पड़ेगा? सम को जोड़ना पड़ेगा, तो ही इवन आएगा। आएगा समझ? तो जिन मेटल का भी परमाणु क्रमांक इवन होता है, केवल वे ही इन नियमों की पालना करते हैं, क्योंकि वो ही सम को बना सकते हैं। लेकिन जिनका भी विषम परमाणु क्रमांक होता है, क्या वो कभी भी सम बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते। तो वो इसकी पालना कभी भी नहीं कर सकते। कोबाल्ट का कितना होता है? 27। कर सकता था क्या? नहीं कर सकता था। वेनेडियम का मैंने एक कॉम्प्लेक्स बना दिया, वेनेडियम कितने नंबर पर आता है? 23। कर सकता है क्या? कभी भी नहीं कर सकता। समझे कहानी? तो विषम जितने भी होंगे वो सब इनकी पालना नहीं करेंगे। लिख लो नोट डाल के। वे धातु जिनका परमाणु क्रमांक विषम होते हैं, विषम होता है। वे धातु जिनका परमाणु क्रमांक विषम होता है, वे ईएन नियम तथा वे ईएन नियम तथा 18 इलेक्ट्रॉन नियम की पालना नहीं करते। ईएन नियम तथा 18 इलेक्ट्रॉन नियम की पालना नहीं करते। एग्जाम्पल लिख लो, CO होल 4, VCO होल 6। लिखो क्या? ये लो, VCO होल 6, CO होल 4, एक और लिख लो, MnCO होल 5। ये सबके सब ईएन नियम की पालना नहीं करते। बाकी हम कल पढ़ते हैं।